हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस वक्त जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो ये कि भारत में एक नई संसद यानी नया संसद भवन उद्घाटन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अपोजिशन को यह ऐतराज है कि राष्ट्रपति को ये काम करना था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है वो गलत किया। इसी वजह से अपोजिशन की 21 पार्टियों ने इस उद्घाटन का बायकॉट किया है। इस बायकॉट के साथ साथ एक और काम हुआ है, वो ये कि जो महिला पहलवान जंतर मंतर पर 1 महीने से ज्यादा टाइम से बैठी हुई थी, उनका तंबू उखाड़ दिया गया। यानी उनका जितना भी प्रोटेस्ट का वहां पर सामान था वो सब उखाड़ दिया गया और पुलिस का कहना है कि हम अब यहां दोबारा नहीं बैठने देंगे। और न सिर्फ ये हुआ बल्कि उनके साथ मारपिटाई भी हुई। और जो किसान सपोर्ट में आने वाले थे देश के अलग अलग राज्यों से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से और कई जगहों से, उनको दिल्ली में नहीं आने दिया गया। एक तरह से पूरा किलाबंदी की गई थी दिल्ली की कि कोई ना आ पाए। आपको याद होगा कि जब किसान आंदोलन चला था तब भी सब पूरे बॉर्डर्स को सील किया गया था दिल्ली के, और कई जगहों पर आम लोगों को भी बड़ी परेशानी हुई थी। ये बिल्कुल उसी तरह के हालात बनते जा रहे हैं। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी तकरीर में क्या कुछ कहा है, जो कुछ कहा है उसके मानी क्या है, वो ये समझने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है राम पुनियानी जी, जो मुंबई में रहते हैं और मेडिकल बैकग्राउंड है हालांकि, लेकिन बहुत ही इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, देश की रग रग को पहचानते हैं, देश भर में घूमते हैं और एक अच्छे ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं जो देश को एक साथ जोड़ करके जुड़े रहना देखना चाहते हैं। राम पुनियानी जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय दे देते हैं, उसके लिए शुक्रिया। आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तकरीर है उसको अगर मैं समझना चाहूं कि आप क्या समझे उनकी बातों से, वो मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि देश की जनता को ये लच्छेदार जबान जो है वो समझ नहीं आती कि आखिर मोदी जी किस तरफ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। देखिए, पहले तो थोड़ी सी एक दो टिप्पणियां मैं इस बात पे कर लूं कि पार्लियामेंट के उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया गया। और ये इस बात का उल्लंघन है कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो पार्लियामेंट के सर्वसर्वा हैं। उपराष्ट्रपति को भी नहीं बुलाया गया जो राज्यसभा के चेयरमैन। ये एक बात हो गई। और दूसरा, इसी के सिलसिले में आपको बताऊं कि पहली बात तो ये है कि पार्लियामेंट हाउस की जरूरत थी क्या, ये भी हमें एक सवाल उठाना चाहिए। और जिस समय देश इतनी आर्थिक तंगी से गुजर रहा है उस समय इतना बड़ा खर्च करके नई पार्लियामेंट बनाने का क्या मतलब था, ये सोचने की जरूरत है। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, जो हमारा अशोक स्तंभ के 4 शेर जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, वो उनको जब बनाया गया तो अशोक स्तंभ के जो शेर हैं उनमें एक बहुत सौम्यता है, एक परिपक्वता है, और जो अभी मूर्ति लगाई गई है उसमें एक आक्रामकता है। अब इसके बाद जो अभी मामला हुआ तो ये 21 पार्टियों का जो बायकॉट था वो बिल्कुल सही था कि ये काम तो राष्ट्रपति जी को करना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री जी तो हर एक चीज का उद्घाटन करते हैं, वंदे भारत की हर एक नई ब्रांच हो या पार्लियामेंट हो या और भी कोई 2 किलोमीटर सड़क बढ़ गई हो, उसका भी वो हर समय सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। तो पहली बात तो ये है। दूसरा, उन्होंने जो पूरा कार्यक्रम किया, ये पूरा कार्यक्रम हिंदू धर्म की पद्धति से किया गया। उसमें जो सेंगोल उनको दिया गया, धर्म सत्ता का प्रतीक, ये राजाओं के समय होता था। राजाओं को राजगुरु देते थे कि भाई अब सत्ता का, अभी आप राजा हैं, राजाओं का राज्याभिषेक किया जाता था। तो प्रधानमंत्री जी ने भी बात कही कि हम अभी उस स्वर्णिम प्राचीन युग में जाना चाहते हैं जहाँ सब लोग खुशहाल थे। मतलब ये जो बीजेपी आरएसएस का एजेंडा है, ये प्राचीन मूल्यों को आधुनिक भारत में लाना चाहता है। और प्रधानमंत्री जी का पूरा भाषण इसी के चारों तरफ था कि हमारे प्राचीन समय में बहुत महान थे। अब प्राचीन समय में एक दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि अभी धर्म राज्य की स्थापना होगी। और इनका दावा है कि इनका जो धर्म है वो रिलीजन से अलग है। वास्तव में धर्म शब्द का इस्तेमाल हिंदू ग्रंथों में बहुत होता है
और उसका जो तात्पर्य रहता है वो कुछ मूल्यों से रहता है। और उसमें जैसे क्षत्रिय धर्म, राज धर्म, स्त्री धर्म, यानी जो जन्मजात ऊंच नीच के मूल्य उस समय चलते थे, उसके आधार पे राज्य चलना चाहिए। और ये हमारे बहुत सारे धर्म ग्रंथों में, ऋग्वेद से लेके तो दूसरे धर्म ग्रंथों में भी, मनुस्मृति में भी इन्हीं बातों को रेखांकित किया गया है। तो प्रधानमंत्री जी का जो भाषण था, जिसमें उन्होंने एक तो इतने सारे मठों के प्रमुख को लाया। अब मैं एक चित्र देख रहा था, जब हमारी पहली पार्लियामेंट की मीटिंग हुई तो उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साइड में जो बैठे थे वो देश के सभी बड़े बड़े नेता थे। सरदार पटेल, गोविंद बल्लभ पंत, मौलाना अबुल कलाम आजाद और भीमराव बाबा साहब आम्बेडकर। ये वो चित्र है उस पार्लियामेंट के उद्घाटन का। और अभी का चित्र जो दिख रहे हैं, बीच में मोदी जी हैं और उनके बाजू में बहुत सारे धर्मगुरु बैठे हुए हैं। तो जो इनका उद्देश्य है धीरे धीरे हिंदू राष्ट्र की तरफ जाना, प्रधानमंत्री जी का भाषण उसी को लेकर चला। और जिन मूल्यों की बात कर रहे हैं, वास्तव में तो ये संविधान को अंदर से नहीं मानते, दिल से तो ये मनुस्मृति को मानते हैं। तो संविधान का उल्लेख अगर हो तो उसमें न सेंगोल की जगह है, न उसमें उस प्रकार के किसी धर्म से जुड़े हुए दीन, एथिक्स या धर्म का मामला है। ये मामला हमारे संविधान के मूल्यों का है। देश को संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन के मूल्यों पर चलना चाहिए। तो उसके अलग जाकर ये प्रधानमंत्री जी और इनके जो बड़े विचारक हैं वो कह रहे हैं कि हम मानते हैं कि राज्य सत्ता से बड़ी तो धर्म की सत्ता होती है। अब धर्म की सत्ता क्या होती है? धर्म तो एक निजी आस्था का विषय है। धर्म तो समाज से प्यार करने का एक संदेश है। और जो धर्म की ये बात करते हैं उसमें वही चीजें आती हैं को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अस्वीकृत कर दिया। जन्मजात ऊंच नीच को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और सबकी बराबरी की बात की। जबकि धर्म के जो जिसको ये धर्म कहते हैं वो जिन भी किताबों में हो उसमें ये ऊंच नीच समाहित है। और जिस प्राचीन काल का ये गुणगान करते हैं उस प्राचीन काल में भी ये ऊंच नीच, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, स्त्रियों का दुय्यम स्थान, ये सब उसमें निहित था। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की जो अभी पहले जैसे राजा लोग होते थे, ये उसी दिशा में जा रहे हैं। राजा लोग जैसे कानून भी खुद बनाते थे, राज्य भी खुद चलाते थे, सजा भी खुद देते थे। और राजा के साथ धर्मगुरु होते थे, तो धर्मगुरु भी उन्होंने 20-22 जमा कर लिए अलग अलग मठों के। तो इशारा तो यही है, ये उस दिशा में जाना चाहते हैं जहाँ सत्ता का केंद्रीयकरण एक व्यक्ति के हाथ में हो, जो हमारे संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। हमारा संविधान सभी धर्मों को बराबर का आदर देता है और जो राज्य चलता है उसके लिए उसने जो मूल्य विकसित किए हैं, जो कानून विकसित किए हैं, वो जो हमारे धर्म ग्रंथों के नियम से कई बार अलग भी हो सकते हैं। तो इसलिए संविधान अपनी जगह पे है, धर्म ग्रंथ अलग जगह पे हैं, और धर्म के अंदर का धर्म जिसको ये बहुत सामने रखते हैं वो भी एक अलग जगह पे है। ये पूरा मेल मिला करके यही है कि सत्ता का केंद्रीकरण एक व्यक्ति के हाथ में हो। और उसमें अपोजिशन अगर बायकॉट भी करता है तो उसकी बात पे भी ख्याल नहीं करना। और जो हमारे पहलवान 1 महीने से ऊपर धरने से बैठे हुए हैं उनका प्रदर्शन को भी स्वीकृति नहीं है। अब लोकतंत्र की सबसे बड़ी बात, पार्लियामेंट जो है वो लोकतंत्र का मंदिर है, बिल्कुल सही बात है। वो लोकतंत्र का चर्च है, सही बात है। लोकतंत्र की मस्जिद है, सही बात है। पर उस लोकतंत्र में अगर प्रोटेस्ट की जगह नहीं है तो वो लोकतंत्र नहीं रहता, वो तो एक राजतंत्र हो जाता है। तो ये उनका पूरा स्पीच राजतंत्र के मूल्यों की तरफ जाने की कोशिश है। अच्छा, राजतंत्र की तरफ मूल्यों की जाने की कोशिश जो आपने कहा, उसमें देखिए एक जो आर्किटेक्चर बना है उसके बारे में ये बात सामने आई, जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें बिल्कुल साफ है कि संसद में जो जिसे वेल कहा जाता है, प्रोटेस्ट करने के लिए अपोजिशन के लोग आते हैं, उसके लिए गुंजाइश नहीं छोड़ी है बिल्कुल। जो सेक्रेटेरिएट के लोग बैठे हुए हैं उसके और पहली कुर्सी के बीच में शायद 2 लोग भी कंफर्टेबली नहीं खड़े हो सकते। एक तो ये बात सामने आई। दूसरा ये कि क्या एक सियासी पार्टी ने पार्लियामेंट की तस्वीर को एक ताबूत से भी कंपेयर किया है
कि ये बिल्कुल ताबूत के डिजाइन की बनी है, आखिर ये क्या चीज बनाई है। तो ये क्या ये इंडिकेटर्स हैं जिनको समझने की जरूरत है? जब प्रोटेस्ट की गुंजाइश ही नहीं रहेगी और अपोजिशन की अब जरूरत ही नहीं है, बाइकॉट पर कोई उन्होंने कोई तब्दीली, कोई रिकंसिडर करने के लिए गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। 2-3 हफ्ते से यह बात चल रही थी, अगर वो चाहते तो प्रेसिडेंट को बुला सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो अब इसको किस तरह से देख रहे हैं इन सब? देखिए, वो मुख्य रूप से तो आर्किटेक्चर की बात तो एक जगह है, दूसरी जगह आपने जो अंदर की बात कही कि उसमें वेल नहीं है, जो प्रोटेस्ट करने की जगह थी, विरोध करने की जगह थी, प्रदर्शन करने की जगह थी, उसको समाप्त कर दिया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर हम पार्लियामेंट के अंदर भी निर्देशन नहीं कर सकते, विरोध नहीं कर सकते, तो कहाँ करेंगे? और वो एक बहुत बड़ा हथियार था, बहुत बड़ी एक ताकत थी विपक्ष के पास। लोकतंत्र तो यही होता है कि एक तरफ जो शासक पार्टी है और दूसरी तरफ जो विरोधी है। शासक पार्टी नीतियां बनाती है और विरोध करने वालों की आलोचना से वो अपनी नीतियों को बेहतर बनाती है। विरोध करने का मामला केवल विरोध का नहीं होता, विरोध करने का मामला होता है कि ताकि सरकार अपनी नीतियों को पहले से बेहतर बना सके। तो उसकी अभी ये गुंजाइश नहीं छोड़ते जा रहे, क्योंकि इनके पास पूरी एक जो ब्लूप्रिंट है हिंदू राष्ट्र बनाने की, वो तैयार है। उनका जो उनके जो गुरु हैं वो नागपुर में बैठे हैं, उन्होंने पूरी रूपरेखा समाज की बना के रखी है, उस पर ही उनको चलना है। तो ये दिखावे के लिए पार्लियामेंट और ये चीजें हैं, जबकि पार्लियामेंट तो मेरे ख्याल से देश की सबसे जीवंत, सबसे लाइवली संस्था है, जहां लोगों के सवाल और उनकी समस्याओं का समाधान, ये सबसे बड़ी बात है। ये एक दूसरे रास्ते पे देश को ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो किसानों वाला जो सिलसिला जो इनके पहलवानों के सपोर्ट में सामने आया और उनको रोका गया, आपको क्या लगता है कि अब से 2024 के इलेक्शन के बीच में ये फिर से किसानों का इस मजबूती से सड़कों पर आना, आपको इसका नतीजा कुछ नजर आ रहा है? क्या है? क्या इन सबको वो खामोश कर पाएंगे? क्या इन सबको वो जेलों में डाल पाएंगे? क्या इससे तब्दीली की जो हवा कर्नाटक से चली है उसमें कोई मजबूती आएगी? उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं काजिम भाई, इसमें ऐसा है कि आप देखिए तो किसानों का आंदोलन, फिर शाहीन बाग और अभी ये पहलवानों का आंदोलन, तीनों को सरकार ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। किसान तो पहले 1 साल तक बैठे रहे, उनकी बात नहीं सुनी गई। पहलवान अभी 1 महीने से ऊपर से बैठे हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही। और शाहीन बाग के आंदोलन को किस प्रकार से बाईपास किया गया, वो भी हम सब जानते हैं। पर इसका प्रभाव लोगों की चेतना पर हो रहा है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि कर्नाटक में जो चुनाव के नतीजे आए हैं उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये बात हम डायरेक्टली तो कह नहीं सकते, कोई इसका कोई गणित तो है नहीं कि किसानों के आंदोलन का कितना प्रभाव हुआ, शाहीन बाग का कितना प्रभाव हुआ। पर मुझे लगता है कि देश में जो माहौल बदल रहा है उसमें ये 2 आंदोलनों का बहुत बड़ा हाथ है। और अभी जो किसान पहलवानों का आंदोलन चल रहा है, ये आगे आने वाले चुनाव में एक बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा और वो इस सरकार के खिलाफ होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि देखिए, एक प्रोपोगंडा मशीनरी होती है जो सरकार के पास है, करोड़ों करोड़ों रुपया खर्चा करती है, पर आप लोगों की भावनाओं को कैसे दबाएंगे, लोगों की जरूरतों को कैसा विरोध करेंगे? तो वहां लोग अपना मन बदलते हैं और चुनावी प्रक्रिया में वो अलग प्रकार के नतीजे देंगे, ऐसा मेरी समझ है। अच्छा, राम पुनियानी जी, एक हम बात कर रहे थे किसी साइंसदान से, उनका कहना है कि ईवीएम एक बहुत बड़ा इशू है, जिसके बारे में वो ये तो कह रहे थे कि मैं ये नहीं कहता कि सबको हैक किया जा सकता है, लेकिन कोई भी जो मशीन बनाई जाती है उसमें हैक करने की गुंजाइश है। और ये कि जो पैटर्न है अब तक के कुछ इलेक्शंस का, वो बड़ा बहुत ही अहम वो ये है कि कुछ इलेक्शंस में बीजेपी हार भी जाए, लेकिन कुछ ज्यादा अहम इलेक्शन जैसे लोकसभा का होता है उसमें वो जीतने के लिए मैनेज कर लेते हैं।
उनका इशारा दिल्ली की तरफ भी था, एक मिसाल के तौर पर, कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को एमएलए तो सारे उनके बन जाते हैं, लेकिन एमपी सारे बीजेपी के बनते हैं। और फिर यह बता दिया जाता है लोगों को कि लोगों की चॉइस कुछ इस तरह की है कि केंद्र में मोदी को चाहते हैं और स्टेट में आम आदमी पार्टी को चाहते हैं। लेकिन इसमें क्या कोई साइंटिफिक वजह हो सकती है? क्या ईवीएम की कहानी पर भरोसा है मोदी जी को? क्या बाकी और इलेक्शन कोई भी हार जाए जीत जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लोकसभा अपने पास होनी चाहिए, उसकी कोई तैयारी है? क्या कुछ है? आप इसको किस तरह से देखते हैं? जी जी, ये जो आप साइंसदान की बात कर रहे हैं, ये मेरे दोस्त गौहर रजा हैं। मैंने आपका वो वीडियो देखा है और शायद गौहर रजा जी ने बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ये सब चीजों की जानकारी दी है। तो ईवीएम मशीन का भी खेला, जो बंगाली शब्द चाल पर भी पॉपुलर हुआ है उसका भी खेला होता है और उसमें भी एक कैलकुलेशन किया जाता है, कहाँ करना, कितना करना, कब नहीं करना, उसके आधार पे वो सब चलता है। तो ये सब एक्चुअली एक कांग्रेस के बड़े लीडर ने तो कहा कि ईवीएम का खेला हुआ है, इसलिए इनको ये जो 60 सीट मिली है वो उसके कारण नहीं मिली, उसके कारण ही मिली है, नहीं तो ये और भी कम हो जाते। तो उसी चीज को देखने के दो तरीके हैं, क्योंकि कर्नाटक में अभी जो लहर थी 40% सरकार के खिलाफ, उसमें इनकी तो कोई जगह थी नहीं, फिर भी इनको 60-70 सीटें मिल गई। तो वो हो सकता है उसमें ईवीएम मशीन का रोल हो सकता है किन्हीं और फैक्टर्स का रोल हो। तो आपका जो वीडियो है वो बहुत अच्छे तरीके से गौहर रजा साहब ने बहुत अच्छे तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से इस बात की जो रोशनी, इस बात को रोशनी में लाया है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वो हम सब लोगों को उससे सीख लेना चाहिए कि ईवीएम मशीन आखिर में लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, हमको बैलेट बॉक्स की तरफ जाना चाहिए। पर सवाल यही है कि बैलेट बॉक्स पे कैसे जाएं? जो सत्ता की पार्टी है वो तो इसका विरोध कर रही है, तो उसका समर्थन कौन करेगा, वो बदलेगा कैसे? वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसके बारे में बात करना काफी मुश्किल है। लेकिन लेकिन जिस तरह से संसद से बायकॉट करने में 21 पार्टियां एक साथ आ गईं, अगर ये 21 पार्टियां या 20 पार्टियां या 15 पार्टियां मिलकर के सुप्रीम कोर्ट में जाएं और ये कहें कि हमें बैलेट पेपर से ही इलेक्शन लड़ना है, 2024 इलेक्शन हम बायकॉट कर देंगे अगर ये मतदान पेटियों से ना हो, तो क्या आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट सुनेगी? इस लाइन पर क्या सियासी पार्टियों को सोचना चाहिए? देखिए, सियासी आपका सुझाव अच्छा है, पर उसमें दो दिक्कतें हैं। एक पहली दिक्कत यह है कि जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन काफी बड़ी तौर पे कॉम्प्रोमाइज है, यानी वो अपनी निष्पक्ष राय नहीं दे रहा, उसकी राय सरकार की इसमें झुकी हुई है, क्योंकि इसमें इलेक्शन कमीशन का बहुत महत्व है और उनकी राय सरकार के इससे लगी हुई है। और सुप्रीम कोर्ट इस बात को कितना फैसला देगा, इसके कानूनी पहलू क्या हैं, वो बताना हमारे लिए मुश्किल है। वो कानूनी एंगल से उसका विरोध कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो भी एक मेरे ख्याल से सोचने की बात है। पर आपका सुझाव ठीक है कि 21 पार्टियों ने कोशिश तो करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट पे जाके कि भाई बायकॉट का, इलेक्शंस का बायकॉट करना तो गलत होगा मेरे ख्याल से, पर हाँ कि सुप्रीम कोर्ट पे पूरी अपील की जाना चाहिए कि आप ये बैलेट बॉक्स वापस लाइए और ईवीएम मशीन को हटाइए। तो ये अपील तो कम से कम हमारी हमारी 21 अपोजिशन पार्टियां कर रही है। अच्छा, आप आखिर में अगर जनता को मशवरे के तौर पर बताना चाहें मोदी जी की इस अब तक की तकरीरों की रोशनी में, और खास तौर पर जो कुछ संसद में हुआ, नई संसद में, उसकी रोशनी में आम लोगों को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे कि उन्हें किस तरफ सोचना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, क्या रास्ता वो अपनाएं? जी, पहले तो मैं एक अपनी तरफ से कहना चाहूंगा कि अभी जो अपोजिशन पार्टियां साथ में आ रही हैं वो एक बहुत अच्छा संकेत है। अभी तक होता क्या था कि सभी अपोजिशन पार्टियां डिवाइडेड तरीके से लगती थी, अलग अलग लड़ती थी, तो उसमें बीजेपी को फायदा होता था। अब इनकी नीतियों की तकलीफ सभी पार्टियों को हो रही है, सभी पार्टियां साथ में आने की कोशिश कर रही हैं और उन्होंने कर्नाटक में भी देख लिया कि अगर बीजेपी के खिलाफ सिंगल कैंडिडेट होता है तो बीजेपी को हराने की संभावना बढ़ जाती है।
तो अपोजिशन पार्टियां जहां एक तरफ से साथ में आने की कोशिश कर रही हैं, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बना सकती हैं जिसमें लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स, लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, ये सब लेकर अगर वो करें तो मुझे लगता है जनता उनके साथ आएगी। जनता को भी अभी बदलाव की ज़रूरत है। वो महसूस कर रही है कि जिन हालात में आज देश चल रहा है, ये हालात हमारे लिए अच्छा नहीं है। और इसलिए जनता से तो मैं केवल अपील कर सकता हूँ कि हमको ऐसी पार्टी चाहिए जो प्योर निश्चित रूप से संविधान को माने, संविधान के आधार पर चलना का चाहे, और वो धर्म राज्य राजनीतिक सत्ता से ऊपर होना चाहिए। इस प्रकार की जो बातें हैं वो एक बहुत बड़ा छलावा है हिंदू राष्ट्र की कल्पना को समाज पर लादने का। उससे बचकर देखें कि आज जो हालात पिछले 9 साल में पैदा हुए हैं, ये हालात में देश की तरक्की, आम लोगों की बेहतरी नहीं हो सकती। इसलिए हमको कोशिश करना चाहिए, पार्टियों पे भी दबाव डालना चाहिए कि आप साथ में आइए, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कीजिए, सिंगल कैंडिडेट खड़ा कीजिए, ये पार्टियों पे दबाव डालिए और कोशिश कीजिए कि आने वाले समय में जो पार्लियामेंट का सही कर्तव्य होता है, लोगों की भलाई के लिए कानून बनाना, लोगों की सुरक्षा के लिए कानून बनाना, उस रास्ते पर पार्लियामेंट आए। और ये जो धर्म है, धर्म तो जैसे महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा, ये आपका निजी मामला है। ये एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। डेमोक्रेटिक स्टेट में आप अगर धर्म को सत्ता के ऊपर बिठाएंगे तो धर्म का इंटरप्रिटेशन तो फिर वो कोई दक्षिण वाला एक शैवाइट पंथ अलग तरीके से करेगा, बंगाल वाला वैष्णवाइट पंथ, मणिपुर वाला वैष्णवाइट पंथ अलग से करेगा, मुसलमान मौलाना अलग से करेगा और फादर प्रीस्ट अलग से करेगा। तो वो तो हमारे लिए एक रास्ता, गलत रास्ता होगा। उसमें मेरे ख्याल से जनता समझती है और जनता इस बात का चुनाव करेगी कि हमारा रास्ता गांधी और मौलाना आज़ाद का होना चाहिए, हमारा रास्ता अंबेडकर का होना चाहिए, जिन्होंने हमारे संविधान को बनाया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया राम पुनियानी जी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो पुनियानी जी ने कहा, जिस तरह से देश को चलाने की जरूरत है, अब तक आप लोग सभी, चाहे वो अंधभक्त हों या आंखें खुली हुई रखने वाले लोग हों, उन्हें ये तो समझ आ ही गया होगा कि जो हिंदू राष्ट्र लाने की कोशिश की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र लाने की बात करते हैं, उन्होंने अब तक क्या नमूना पेश किया है। जेबें खाली, पेट खाली, और आप उनके नारे लगाते रहिए, उसी में जिंदा रहिए। और इस हद तक ब्रेन वॉश किया गया है। मैं इसको अक्सर याद दिलाता हूं कि अगर कुछ लोगों को गोबर खाने के लिए और पेशाब पीने तक के लिए तैयार कर दिया गया हो, तो इससे ज्यादा अंधभक्ति क्या हो सकती है। क्या इस सब से हम अगली नस्लों को कुछ दे पाएंगे, या ये सिर्फ ख्वाबों में, सपनों में ही रख करके पूरे देश को लुटवा करके सबको विदेशों में भेज दिया जाएगा। लाखों करोड़ रुपया विदेशों में जा चुका है। जो हमारे सामने की कहानी है, यही है जो हिंदू राष्ट्र लाने की बात कर रहे हैं। क्या वाकई ऐसा हिंदू राष्ट्र जो इनके सपनों का हिंदू राष्ट्र है कुछ दे पाएगा? ये बड़ा सवाल है, सबको गौर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राम पुनियानी जी, आपने हमें समय दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।